इन बीजेटी ये एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, या सीई एम्पलीफायर, यू रिमेम्बर दिस डायग्राम? ओके, तो इसमें ऑफ कोर्स इस VBB एंड VCC ये बायसिंग के लिए होता है, और ये जो है VS इज मेन इनपुट, ये सिग्नल है जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। तो ये बायसिंग यूज करके हम ये बीजेटी का एम्पलीफिकेशन फैक्टर सेट करते हैं, एंड बाय गिविंग दिस सिग्नल हमें यहाँ पे आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है। ओके, तो सिर्फ बीजेटी यूज करके कुछ नहीं होने वाला, उसके साथ हमें ये आरबी आरसी जो बायसिंग के लिए यूज होते थे, बराबर। बायसिंग के कौन से सर्किट्स देखे थे हमने? फिक्स बायस, एमिटर बायस, एंड लास्ट में वोल्टेज डिवाइडर बायस। एंड हमने ये प्रूव किया कि वोल्टेज डिवाइडर इज इवेंचुअली द बेस्ट वन, ठीक है, क्योंकि सेल्फ बायस में तो थर्मल रनअवे वगैरह होता है। तो वोल्टेज डिवाइडर, अभी यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बायस नहीं लगाया है, सो बट दिस इज द बेसिक डायग्राम, ये एम्पलीफायर का बेसिक डायग्राम है। एंड हम बीजेटी में जनरली सीई एम्पलीफिक्सी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही यूज करते हैं फॉर द एम्पलीफिकेशन। जो हमने कॉन्फ़िगरेशन, तीन कॉन्फ़िगरेशन, कौन से तीन कॉन्फ़िगरेशन थे? कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमिटर। तो कॉमन एमिटर जो है वो एम्पलीफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, एंड जनरली कॉमन एमिटर, वैसे ही एफईटी में कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन ज्यादातर यूज होता है। So we are going to redraw this the amplifier diagram. Of course, उसमें हम voltage divider bias दिखाएंगे, because अभी हमें पता है that voltage divider is the better one. Okay. So let me draw that quickly. So when we give very small signals, जिससे कोई distortion नहीं होता है, बाइसिंग में हमने देखा था कि अगर हम बड़े सिग्नल्स अप्लाई करते हैं तो you don't get the complete signal at output. पहले तो बायसिंग में आपको क्यू पॉइंट फिक्स करना पड़ता है, एंड बाद में भी अगर आप लार्ज सिग्नल दे तो उससे वो क्लिप हो जाता है दोनों साइकिल्स में। तो हम जब बहुत ही स्मॉल इनपुट दे रहे हैं जिसके वजह से देर इज नो क्लिपिंग और डिस्टॉर्शन एट द आउटपुट, तो उसको जो वो क्यूसेंट पॉइंट का जो डिस्टॉर्शन नहीं होता है, बहुत ही स्मॉल इनपुट सिग्नल होता है, तो उसको स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर कहते हैं। तो जहाँ पे हम स्मॉल सिग्नल दे रहे हैं फॉर द एम्पलीफिकेशन एट द इनपुट, so it is called as small signal amplifier. Note down, small signal amplifier. In that, write down almost no electronic system almost no electronic system can work without an amplifier. Without an amplifier. Amplifier amplifier enlarges amplifier enlarges
or amplifies weak signals to give suitable output to give suitable output. When the input signal is so weak is so weak as to produce small fluctuations in the collector current compared to quiescent value I have written spelling on the board for DSY. Quiescent value. The amplifier is called small signal amplifier.
डन। तो फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर, जैसे FET में देर आर 3 टर्मिनल्स, सोर्स, ड्रेन एंड गेट, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। तो वैसे ही BJT में ऑल्सो देर आर 3 टर्मिनल्स। जो ड्रेन है इट इज द कलेक्टर हियर, जो सोर्स है इट इज एमिटर, एंड जो गेट है दैट इज बेस। ओके, सो बेस, एमिटर एंड कलेक्टर, ये 3 टर्मिनल होते हैं BJT के। तो इन दिस पर्टिकुलर एम्पलीफायर हमने वोल्टेज डिवाइडर बायस यूज किया है। बायस मतलब क्या, कि वो BJT को एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग पॉइंट पे ऑपरेट करने के लिए जो अरेंजमेंट लगता है उसको बायसिंग कहते हैं। ओके, तो ये वोल्टेज डिवाइडर बायस के R1 एंड R2 दो वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टर्स है। RC इज द कलेक्टर रेजिस्टेंस एंड RE इज द एमिटर रेजिस्टेंस। हम इनपुट दे रहे हैं विच इज AC। ये जो DC वोल्टेज है ये बायसिंग ऑफ BJT के लिए लगता है। अगर आप वो DC वोल्टेज नहीं दोगे तो आपका BJT दैट पर्टिकुलर क्यूसेंट वैल्यू जो ऊपर हमने लिखा है उस पे एक्ट नहीं करेगा। वो उसका रीजन ऑफ ऑपरेशन जो है, जैसे हमने FET के लिए देखा कि वो सैचुरेशन रीजन एक्टिव रीजन होता है, वैसे इसका एक एक्टिव रीजन होता है। वो एक्टिव रीजन में काम नहीं करेगा और एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा। तो VCC उसके लिए है, हमें ये DC वोल्टेज देना पड़ता है। एंड हमें एम्पलीफाई किसको करना है, वी हैव टू एम्पलीफाई दिस VI। तो ये अभी ये स्मॉल एम्पलीफायर है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, तो दिस VI इज वेरी स्मॉल AC सिग्नल। इट कैन बी एनी AC, बट हम जनरली इसको साइनोसाइडल AC सिग्नल कंसिडर करते हैं। एंड एट द आउटपुट, मतलब कलेक्टर एंड ग्राउंड के अक्रॉस हमें ये आउटपुट VO वोल्टेज मिलेगा, जो इसी VI का एम्पलीफाइड वर्जन। ओके, तो हमें बेसिक BJT इज द हार्ट ऑफ दिस सिस्टम, कि जो एम्पलीफिकेशन एक्चुअली करेगा। VCC, RC, RE, R1 एंड R2 ये हमें बायसिंग के लिए चाहिए, क्योंकि वो BJT को हमें एक्टिव रीजन में काम करवाना है। Vin ऑफ कोर्स इसका एम्पलीफिकेशन होना है, तो Vin तो चाहिए ही। एंड RO जिसके अक्रॉस मुझे आउटपुट लेना है, इसीलिए मैंने RO कैन बी एनी लोड, हाँ, मतलब इसके आगे और एक एम्पलीफायर भी लग सकता है, दैट इज उसका जो इनपुट इम्पीडेंस है इट विल एक्ट एज अ RO फॉर दिस और आउटपुट फॉर दिस। ओके, तो ये जो कैपेसिटर्स है इनका काम क्या है, बस कैपेसिटर्स के बारे में हमने बात की। तो अगर ये DC पे काम कर रहा है, वो उसका इंटरनल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको एक्टिव रीजन में रहना है, इसीलिए हमने इसको DC सप्लाई वगैरह दिया है। बट ये जो DC है वो ना इनपुट के साइड जाना चाहिए ना आउटपुट के साइड आना चाहिए। एंड इसीलिए ये कपलिंग कैपेसिटर या ब्लॉकिंग कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगाया है, कि ये जो कपलिंग कैपेसिटर है इट विल ओनली अलाउ दिस AC टू गो हियर, बिकॉज कैपेसिटर जो है हमें पता है उसका व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। एंड फ्रीक्वेंसी तो एनीवेज हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसका रिएक्टेंस कम होते जाएगा। तो ये कैपेसिटर जो है वो AC सिग्नल को बहुत ही कम रिएक्टेंस ऑफर करता है, जिसकी वजह से AC कैन गो थ्रू, बट ये DC को ब्लॉक करता है, बिकॉज DC का फ्रीक्वेंसी कितना, इट इज 0। सो 1/2 पाई FC अगर हम करें तो फ्रीक्वेंसी 0 है, तो उसका रिएक्टेंस क्या होगा, XC is equal to 1/2 पाई FC। अगर F 0 है तो XC कितना होगा, हाँ, 1/0 किया है कभी कैलसी पे, 0 ही होता है, हाँ, नॉट डिफाइंड मतलब क्या, इट इज इनफाइनाइट। तो जब भी हम DC सप्लाई देते हैं टू दी कैपेसिटर, बीइंग AC का DC का फ्रीक्वेंसी इज 0, F 0 हो जाएगा, एंड मैथमेटिकली इट बिकम्स इनफाइनाइट। थियोरेटिकली वो इनफाइनाइट होगा, प्रैक्टिकली ऑल्सो इट इज वेरी हाई। तो कैपेसिटर जो है वो कोई भी DC को अलाउ नहीं करेगा उसमें से पास होने के लिए। ये साइड पे इट विल नॉट अलाउ दिस DC टू कम टू द इनपुट साइड, तो हमारा ये जो VI है इट विल रिमेन अनअल्टर्ड, जो उसका वैल्यू हमने दिया है वो उतना ही रहेगा, सिर्फ यहाँ से AC वहां पे पास होगा, बट DC वहां से यहाँ नहीं आए। तो इट इज अ कपलिंग, इट इज कॉल्ड एज कपलिंग कैपेसिटर या ब्लॉकिंग कैपेसिटर। सिमिलरली आउटपुट साइड पे
जो यहाँ पे अभी कलेक्टर के यहाँ पे जो सिग्नल डेवलप हो रहा है, एसी सिग्नल एम्पलीफाई करके आएगा, तो वो सिर्फ एसी सिग्नल को आगे जाने देगा। तो एट द आउटपुट साइड आपके पास सिर्फ एसी सिग्नल है, बट इट विल नॉट अलाउ ये वीसीसी के वजह से यहाँ पे आईसीआरसी का ड्रॉप होगा, फिर यहाँ पे जो वीसी डीसी वोल्टेज जो वीसी यहाँ पे अवेलेबल होगा, उसको वो यहाँ पे आउटपुट साइड पे रिफ्लेक्ट होने नहीं देगा। इट विल ब्लॉक दैट डीसी। तो कपलिंग कैपेसिटर या ब्लॉकिंग कैपेसिटर का काम यही है कि वो डीसी को ब्लॉक करे एंड अलाउ ओनली एसी टू पास। तो यहाँ से हमें इसमें से डीसी पास नहीं करना था, इसीलिए हमने कैपेसिटर लगाया। नाउ कमिंग टू दिस साइड, ये एमीटर साइड पे अभी मुझे आरई में से कोई एसी करंट पास नहीं करना। एसी सिग्नल आरई में से पास नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से एसी सिग्नल पास हो गया तो वो ये सर्किट के अंदर वो फीडबैक चला जाएगा, फीडबैक के बारे में हमने बात की थी, एंड उसके वजह से मेरे आउटपुट का सिग्नल डिस्टॉर्ट होगा। तो मुझे इसमें से एसी पास नहीं करना, तो मैंने इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया। अभी क्या होगा, जो भी एसी है वो एक कैपेसिटर के थ्रू ही जाएगा, बिकॉज कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड ऑफर्स वेरी लो रिलक्टेंस पाथ टू एसी। तो एसी सिग्नल जो है वो ऑब्वियसली कंपेयर टू दिस ये लो रिलक्टेंस पाथ है, रिएक्टेंस पाथ है, रिएक्टेंस सॉरी। तो एसी जो है वो पूरा का पूरा एक कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड में चला जाए, एंड आरई में कोई भी एसी सिग्नल नहीं पास होगा, जिसके वजह से इट विल नॉट गिव फीडबैक टू दिस साइड, और उसके वजह से ये बायसिंग के जो कंडीशंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा एंड आउटपुट डिस्टॉर्ट नहीं होगा। समझ में आया ये कैपेसिटर्स का क्या काम क्या है? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? सो राइट डाउन दैट। पहले तो सबसे पहले हमने वोल्टेज डिवाइडर बायस यूज किया है, तो राइट डाउन वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग voltage divider biasing is the best method of biasing. जो हमने अभी तक सीखी है, ऑफ कोर्स उसमें भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं एंड एक्चुअल में डायरेक्टली वोल्टेज डिवाइडर बायस यूज नहीं होता है, बट अभी तक हमने जो मेथड सीखे हैं उसमें वोल्टेज डिवाइडर इज द बेस्ट मेथड। Then let's write down about the coupling capacitor or blocking capacitor, CC. It is coupling or blocking capacitor. In that write down, it passes an AC signal from one side to other side, from one side to other side, but does not allow DC voltage does not allow DC voltage to pass through it. Therefore, output voltage VO is free
from DC voltage. Is free from DC voltage. Now coming to the next type of capacitor, and that is CE, which is called as bypass capacitor. It bypasses all AC currents all AC currents from emitter to ground. From emitter to ground. अगर वो नहीं लगाते तो क्या होता? In absence of CE, in absence of CE, AC voltage developed across RE, AC voltage developed across RE would affect input AC voltage. Would affect input AC voltage, which is VI. राइट? तो जब भी हम एम्पलीफायर सर्किट बनाते हैं, हमें एम्पलीफिकेशन एक्सपेक्टेड है, एंड एम्पलीफिकेशन जनरली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कौन से फॉर्म में रहते हैं? कल ही हमने डिस्कस किया था। जनरली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कौन से फॉर्म में रहते हैं? वोल्टेज के फॉर्म में रहते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो अगर हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, तो हम आउटपुट में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एम्पलीफायर के आउटपुट पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर हम इनपुट वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं, तो एम्पलीफायर के आउटपुट पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, वोल्टेज एक्सपेक्ट करेंगे, बट हाउ वोल्टेज? वो वोल्टेज कैसा होना चाहिए? एम्पलीफाइड वोल्टेज होना चाहिए। अगर हम इनपुट में इनपुट वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं, तो एट द आउटपुट साइड मेरे पास एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए। तो हाउ टू असेस दिस पैरामीटर? मतलब हम जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हम एफिशिएंसी निकालते हैं, इनपुट पावर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, राइट? तो अभी हम एम्पलीफिकेशन के लिए कौन सा पैरामीटर ऐसा निकालें? वोल्टेज गेन। वेरी गुड। तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या रहेगा? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। So write down that to what extent, this is the definition of voltage gain. To what extent an amplifier enlarges signal
enlarges signal is expressed in terms of voltage gain. So we know that formula voltage gain is equal to, voltage gain को हम किससे डिनोट करते हैं? वोल्टेज गेन को हम ए वी से डिनोट करते हैं, राइट? दिस इज इक्वल टू आउटपुट एसी वोल्टेज, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड कि एसी वोल्टेज कितना एम्पलीफाई हुआ है. आउटपुट एसी वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट एसी वोल्टेज, which is equal to VO upon VI. तो यही एग्जैक्टली हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ऑफ एम्पलीफायर, देयर वी आर गोइंग टू फाइंड के वोल्टेज गेन मुझे कितना मिल रहा है. ओके, एंड इसके बाद एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी आएगा, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब क्या, कि अभी मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ बात नहीं की, एसी सिग्नल सिर्फ बताया है. बट वो एसी सिग्नल, अभी इलेक्ट्रिकल में ऑल एसी सिग्नल्स आर ऑफ 50 हर्ट्ज. अभी वो भी जरूरी नहीं है, बिकॉज हम बहुत सारा स्पीड कंट्रोल ड्राइव्स वगैरह यूज करते हैं जहाँ पे हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं. तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली हम वी डील विद द रेडियो सिग्नल्स, ऑडियो रेडियो सिग्नल. हाँ, तो आपने रेडियो तो सब लोगों ने सुना ही रहेगा कभी ना कभी. तो उसमें कौन से स्टेशन लगते हैं, क्या दो टाइप के स्टेशन लगते हैं. एक बटन होता है ना, सिलेक्ट करते हैं हम, जिसपे एक टाइप के चैनल रखते हैं, उसपे दूसरे टाइप के चैनल रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? छोड़ दिया इतने में रेडियो यूज करना. हाँ, FM एंड AM, बराबर, FM एंड AM. तो उसमें जब वो रेडियो मिर्ची, क्या बोलती है रेडियो मिर्ची, 98 पॉइंट, हाँ, तो वो 98.3 जो है उसका कभी यूनिट देखा है, क्या है? हाँ, FM इज द चैनल, बट वो जो 98.3 बोलते हैं वो क्या है एक्चुअली? हाँ, इट इज फ्रीक्वेंसी, बट इज इट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज? तो वो आज का होमवर्क है कि ये जो सब चैनल्स लगते हैं उसके वो फ्रीक्वेंसी बताते हैं, 107 पॉइंट समथिंग, 98.3, 91.4, ये सब जो बताते हैं वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, वो आपको फाइंड आउट करना है. So these frequencies, they are radio frequencies, and radio frequencies बहुत high frequencies होती है, because अगर वो frequency कम है तो वो frequency travel नहीं करेगी, वो air के through travel करते हैं ना all these signals. They does not have any medium. उनके लिए कोई transmission line वगैरह बनाया है क्या, जैसे 50 हर्ट्ज सप्लाई के लिए बनाते हैं? नहीं, because उनका frequency बहुत high है. They do not require any conductor कि जिसमें से वो पास हो, वो एयर में से भी पास हो सकते हैं. ओके, जो वॉकी टॉकी वगैरह यूज करते हैं उसके सिग्नल्स कैसे पास होते हैं? दे पास थ्रू एयर. इवन टीवी के एंटीना का जो सिग्नल है वो भी वैसे ही पास होता है. तो ऑल दीज सिग्नल्स दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी. एंड अगर हम ये जो एसी सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी मतलब फ्यू हर्ट्ज या फ्यू हंड्रेड्स ऑफ हर्ट्ज अप टू सम मेगा हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, तो इसका जो गेन है, ये जो वोल्टेज गेन है, ये कांस्टेंट नहीं रहता. एंड एवरी फ्रीक्वेंसी पे, ऑन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, या एम्पलीफायर का गेन कैसे वेरी हो रहा है और उसका जो ग्राफ बनता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स विल कम मे बी इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स. तो अभी के लिए ये वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है. बट एज आई सेड कि ये स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है, तो इसमें बहुत ही स्मॉल फ्लक्चुएशंस होते हैं एट द आउटपुट साइड,
और वो बढ़ते हैं, तो एक ये स्टेज से अगर हमने एम्पलीफिकेशन किया तो वो इनफ होगा क्या? ऑलरेडी वो सिग्नल्स बहुत कम एम्पलीट्यूड के रहते हैं, तो ओनली सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज नॉट इन। एंड इसके लिए हमें यही सिग्नल को बार बार एम्पलीफाई करना पड़ेगा। मतलब ये स्मॉल सिग्नल पे मैंने एक छोटा सिग्नल इनपुट पे कुछ दे दिया, तो मुझे आउटपुट पे वो थोड़ा एम्पलीफाई करके मिला। अब मुझे इसको और एम्पलीफाई करना है, तो मुझे वही सिग्नल एज अ इनपुट दूसरे एम्पलीफायर को देना पड़ेगा। फिर अगर मुझे उसको और एम्पलीफाई करना रहता, तो उसका आउटपुट मुझे और तीसरे एम्पलीफायर को देना पड़ेगा। तो ये एम्पलीफायर, अगर नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स में एक के बाद एक लगा रही हूँ, तो उसको कहते हैं कैस्केड। ये कैस्केड का मतलब है कि यू आर पुटिंग समथिंग वन आफ्टर दी अदर, एक के बाद एक आप लगा रहे हैं, तो कैस्केड एम्पलीफायर या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मतलब देर आर वेरियस स्टेजेस, इसके अंदर बहुत स्टेजेस है, जिसकी वजह से मेरा एम्पलीफिकेशन फैक्टर बहुत ज्यादा मिल रहा है। आई नीड मोर गेन बिकॉज मेरा सिग्नल इटसेल्फ इज वेरी वेरी स्मॉल एंड आउटपुट पे मुझे बड़ा सिग्नल चाहिए। तो मुझे सिर्फ एक एम्पलीफायर यूज करके मेरा काम नहीं होने वाला है, एंड आई शुड गो फॉर वेरियस स्टेजेस वन आफ्टर दी अदर, कैस्केड एम्पलीफायर और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. So write down about that multi-stage amplifier. A single stage amplifier a single stage amplifier. Don't get confused between single and signal. Single stage मतलब जिसमें एक ही amplifier है. Single stage amplifier is not sufficient is not sufficient to build practical electronic system. There is upper theoretical limit there is upper theoretical limit for gain obtainable मतलब जो मिल सकता है, obtainable from one stage obtainable from one stage. The gain of single stage is not sufficient for practical applications. Not sufficient for practical applications. The voltage level of a signal can be raised
can be raised to the desired level if more than one stage is implemented. If more than one stage is implemented. When a number of amplifier stages are used in succession, I'll write that, are used in succession. Succession मतलब क्या, एक के बाद एक. Are used in succession one after the other in bracket one after the other is called multi-stage or cascade amplifier. ओके तो अभी मेरे पास अगर n नंबर ऑफ स्टेजेस है इन एन एम्पलीफायर तो इट विल बी कॉल्ड एज n स्टेज एम्पलीफायर. अगर दो स्टेज है तो इट विल बी कॉल्ड एज टू स्टेज एम्पलीफायर. तो अभी अगर मैं फॉर एन एग्जांपल एज एन एग्जांपल इफ आई कंसीडर n स्टेज एम्पलीफायर, n मतलब देयर इज सम इंटीजर, तो ऑब्वियसली कि हर स्टेज का वो जो हमने वोल्टेज डिवाइडर बायस वाला डायग्राम बनाया था एम्पलीफायर का, वो हर स्टेज का एम्पलीफायर डायग्राम बनाना इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल. तो वी विल कंसीडर एन एम्पलीफायर एज अ बॉक्स. ये एक एम्पलीफायर है जिसका गेन A1 है. ओके इसका गेन A1 है. इसको इनपुट सिग्नल देते हैं. इसका वोल्टेज है Vn which is also called as source voltage, इसलिए Vs. हाँ इनपुट वोल्टेज जो हमने दिया है वो है Vin और Vs. एट द आउटपुट आई एम गेटिंग V1. बराबर. तो इसके गेन का फॉर्मूला कैसा लिखोगे आप? गेन क्या है? A1 इज इक्वल टू V1 अपॉन Vs. ओके आफ्टर दिस मैंने और एक स्टेज लगाया. इट इज द सेकेंड स्टेज जिसका गेन है A2 एंड इसके बाद मुझे वोल्टेज मिल रहा है V2. नाउ व्हाट विल यू राइट? A2 is equal to V2 upon V1. I connected one more stage. A3 is equal to V3 upon V2. Okay. And I have connected some more several stages in between. And last stage जो मेरा है that is N stage which is AN. हाँ इसके आउटपुट पे मुझे मिल रहा है Vn. तो इनपुट पे -1 मिलेगा
वी एन माइनस वन, यहाँ पे देखो 3 है तो यहाँ पे इनपुट पे 2 आ रहा है, करेक्ट। तो लास्ट स्टेज का क्या लिखेंगे हम, ए एन इज इक्वल टू, ये समझ में आया सबको? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? ड्रॉ दिस क्विकली, considering n stage amplifier. This Vn is nothing but equal to Vo, that is the output voltage. Done? हो गया? So let us write down जो अभी हमने बात की थी, that A1 is equal to, क्या बताया था, V1 upon Vs, right? Similarly A2 is equal to V2 upon V1. A3 is equal to V3 upon V2. An is equal to Vn upon Vn minus 1, which is also equal to Vo upon Vn minus 1. ओके, सो अगर मैं ये पूरे एम्पलीफायर को एक ही टाइम पे यूज कर रही हूँ ना, ऐसा नहीं है पहले A1 काम करेगा, फिर A2 वाला काम करेगा, फिर A3 वाला काम करेगा, ये काम तो सेम टाइम पे कर रहे हैं सब लोग, तो मुझे हर एक का सिंगल स्टेज का गेन में इफ आई एम इंटरेस्टेड, या फिर मुझे ओवरऑल गेन में इंटरेस्ट रहेगा, ओवरऑल गेन में. सो द ओवरऑल गेन, इफ द ओवरऑल गेन ऑफ द overall gain, suppose if I consider it as A, huh? If I consider it as A, so अगर ये पूरा बॉक्स में एक n stage multiplier, it is a n stage multiplier amplifier, n stage amplifier.
सो इफ आई रिप्लेस, ये जो पूरा सिस्टम बताया उसको मैंने एक बॉक्स से रिप्लेस किया, तो उसके इनपुट साइड पे क्या है? ये पूरे पूरे एन स्टेज मल्टीप्लायर को मैंने एक ही बॉक्स से रिप्लेस किया है। तो इनपुट साइड पे क्या है? V in which is equal to Vs, right? And what is there on the output side? VO और Vn, right? तो ये ओवरऑल गेन जो है A is equal to what? VO upon Vs, correct? Alright? Can I write it like this? VO, उसको अगर मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय V1 किया, चलेगा? उसको अगर मैंने VO अपॉन V1 मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय V2 किया, V1 अपॉन V2, sorry, if I write it like V1 upon Vs, then I multiplied and divided by V2, so V2 upon V1 into VO upon Vs, बराबर? यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय V1 किया था, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय V2 किया और उसको रीअरेंज किया है, करेक्ट? अगर मैं सारे बीच के वोल्टेज Vn-1 तक ले लूं, मतलब V3, V4, Vn-1 तक मैंने अगर ऐसा किया, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? V1 अपॉन Vs इंटू V2 अपॉन V1 इंटू V3 अपॉन V2 V, ये Vs कहाँ से आया वापस? मेरे लिए V2 आना चाहिए, मैंने गलती कर इंटू V n-1 अपॉन Vn-2 इंटू Vn अपॉन Vn-1, ऐसे आएगा। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, ये हर जो ऊपर का स्टेज है उसका मैं गेन यहाँ पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 AN, बराबर? मतलब ओवरऑल गेन जो है एन स्टेज एम्पलीफायर का, इट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल गेन, बराबर? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? क्लियर? ओके, सो नोट डाउन अप टू दिस पॉइंट। ये हो गया ना ऊपर का?
Any doubt up to this point? Let's take a quick break of 5 minutes.
तो एम्पलीफायर हमने कौन सी जगह यूज होते हुए दिखा है मोस्टली? हाँ, स्पीकर, बराबर। तो स्पीकर का गेन मतलब उसका आवाज होता है, आवाज कितना बढ़ रहा है, राइट? सो इज देयर एनी लिमिट, मतलब ऐसे कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स में कुछ लिमिट दिया रहता है कि कहीं पे अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, तो उसका कुछ लिमिट रहता है कि इसके ऊपर आवाज नहीं जानी चाहिए, राइट? 60 dB। व्हाट इज दिस dB? डेसिबल। क्या होता है ये डेसिबल? उसका साउंड मेजर करने का एक यूनिट। बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? डेसीबल, देसी मतलब देसी, शायद आपने सुना होगा। देसी कहाँ यूज करते हैं? देसी नहीं, देसी। देसी कहाँ यूज करते हैं? देसी मीन्स इन मेजरमेंट इट इज 10। 10। देसी मतलब 10। सो देसी इज 10, दैट इज ओके। डेसिबल है वो। देसी एक्चुअली इट इज डेसिबल, मतलब बाय स्पेलिंग इट इज BEL, राइट? DECIBEL। तो डेसी मतलब 10। व्हाट इज बेल?
टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था? या साउंड के ट्रांसमिशन का इन्वेंशन किसने किया था? ग्राहम बेल। तो वो ग्राहम बेल का जो बेल है ना, इट इज एक्चुअली दिस बेल, बिकॉज वो साउंड का ट्रांसमिशन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। तो अभी डेसिबल, अभी साउंड आप कोई भी मतलब अलग पैरामीटर भी मेजर कर सकते हो, बट साउंड इज जनरली मेजर्ड इन एक मिनट, तो कहाँ थे हम लोग? डेसिबल। तो साउंड मेजर करने का सबसे बेस्ट यूनिट है डेसिबल, जिसका लिमिट हमें गवर्नमेंट में दे दिया है कि कितना डेसिबल के नीचे साउंड होना चाहिए इफ यू आर हैविंग सोशल गैदरिंग। तो अभी हम ये जो एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, हमें पता है दैट दिस एम्पलीफायर ये ज्यादातर हमारे स्पीकर सिस्टम में यूज होने वाला है, कि जहाँ पे मेरा आउटपुट इज साउंड। हाँ, आउटपुट साउंड है, और मेरा आउटपुट अगर साउंड है तो वो डेसिबल में ही गिना जाने वाला है। तो मुझे ये जो गेन मिल रहा है दैट A1 A2 या फिर हमारे जो वोल्टेजेस है, ये सारा मुझे डेसिबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्पेशली द गेन। ओके, एंड व्हेन वी कन्वर्ट दिस गेन इन डेसिबल, तो उसका फॉर्मूला है, अगेन ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव करके ही आया है, बट हमारे सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसका डेरिवेशन नहीं ले रही हूँ।
अगर किसी को इंटरेस्ट है तो हमारे रेफरेंस बुक में ये इसका डेरिवेशन दिया हुआ है। तो गेन इन डेसिबल, गेन इन डेसिबल जिसको शॉर्ट में डीबी भी लिखते हैं, डीबी सबको पता होगा, गेन इन डेसिबल डीबी इज इक्वल टू 20 log to the base 10 VO upon VI। स्कूल में आपको लॉगरिदम हुआ रहेगा। लॉगरिदम में क्या करते हैं हम? लॉगरिदम क्यों यूज करते हैं? फायदा क्या है लॉगरिदम यूज करने का? हाँ, तो इन योर कैलसी अगर आप लॉग टू द बेस, दो लॉग होते हैं पता है ना, एक लॉग टू द बेस 10 है एंड एक नेचुरल लॉग है ln। तो जो लॉग है वो लॉग प्रेस करो एंड पुट अ वैल्यू लॉग 0.001 ऐसा कुछ डालो। तो साइंटिफिक कैल्सी चाहिए, हाँ वो ले लो बात। लॉग, सिर्फ लॉग, लॉग 0.001, हाँ इक्वल टू कितना आया वैल्यू माइनस। ओके, नाउ प्रेस लॉग 10, 1 आया क्योंकि वो बेस ही 10 है, तो 10⁻1 इज 10, वैसे ही लॉग निकालते हैं ना। नाउ प्रेस लॉग 100, वो 2 आएगा शायद, आएगा ही शायद नहीं। ओके, नाउ फाइंड लॉग ऑफ 99,900, 4.99। तो व्हाट इज हैपनिंग कि हम बहुत कम वैल्यू भी ले रहे हैं या बहुत ज्यादा वैल्यू भी ले रहे हैं, तो भी वो जो लॉग, उसका जो लॉग है इट इज इन सर्टन स्केल, वो ज्यादा वेरी नहीं हो रहा। देखा आपने, -3 से हमने स्टार्ट किया एंड वी रीच हार्डली टू 5। तो जब भी हम, जैसे कि मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हम सर्टन फ्रीक्वेंसी, लेट्स से 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेके 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक अगर जाने वाले हैं, तो ये पूरी स्केल अगर आप लीनियर लोगे तो ग्राफ पे कभी प्लॉट नहीं कर पाओगे, नॉर्मल ग्राफ पे। बट यही स्केल को अगर आप लॉगरिदम में कन्वर्ट करोगे तो यू कैन मे बी प्लॉट इट ऑन द सेम पेपर। ये लॉगरिदम की खासियत है कि आप अगर लॉगरिदम लेते हो या कोई भी चीज का लॉग लेते हैं तो द वैल्यू वेदर इट इज वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज, इट वो जो लॉगरिदम का स्केल है उसके अंदर वो बैठ जाती है। इसीलिए दिस इज द एडवांटेज ऑफ लॉगरिदम कि वो जो स्केल है वो रिड्यूस हो जाता है और आप एक ही में इट इज नॉट ए लीनियर स्केल, बट आप एक ही लॉगरिदम की स्केल पे बहुत सारे वैल्यूज को प्लॉट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो इसीलिए ये लॉग लिया गया है। नाउ इट इज लॉग टू द बेस 10, इसीलिए वो डेसी वहां पे आया है, डेसी इज 10 एंड नाउ व्हाई दिस 20, बिकॉज 20 ये इसका स्क्वायर होता है, पावर इज v स्क्वायर बाय r, दोनों v स्क्वायर है। तो हमें पता है कि log टू द बेस a raised to x, तो x इधर आ जाता है, तो वैसे वो 2 इधर आ गया है। इट इज ऑल दैट एक्सप्लेनेशन एंड ऑल दिस डेरिवेशन इज गिवन इन दी रेफरेंस बुक्स, जो हमारे सिलेबस में एक्सपेक्टेड नहीं है, इसीलिए आई एम नॉट कंडक्टिंग इट इन द क्लास। बट गेन इन डेसिबल का ये फॉर्मूला है, इट इज 20 log टू द बेस 10 a मतलब VO अपॉन V in। तो अगर हमारा ये जो फॉर्मूला है
that A overall gain is equal to A1 into A2 into A3 up to AA. अगर मैंने ये दोनों साइड पे डेसिबल स्केल लगा दिया, if I take decibel scale on both the sides of this equation, this is equation number 1, तो क्या होगा? Of course इधर 20 log to the base 10 A आएगा. यहाँ पे अगर मैंने 20 log to the base 10 A1 into A2 into A3 ब्रैकेट में ऐसा किया, तो जब भी हम log of something log to the base, let's say natural log है या log to the base 10 into bracket A1 into A2 into A3 into A4 करते हैं तो क्या आता है? लॉग का फॉर्मूला अगर याद है किसी को तो लॉगरिथम का फॉर्मूला लॉग ऑफ m इंटू n क्या होता है? लॉग ऑफ इन ब्रैकेट m इंटू n. लॉग ऑफ m इंटू n इज लॉग m प्लस लॉग n. अगर लॉग ऑफ m अपॉन n होता तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग n होता. तो सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे ये क्या मिलेगा? 20 log to the base 10 A1 प्लस 20 log to the base A2 एंड सो ऑन. तो मुझे ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. अगर मेरे ये सारे गेन्स डीबी में है सो आई कैन सिंपली ऐड इट. हर स्टेज का डीबी में गेन निकाल के मैं सीधा उसको ऐड कर सकती हूँ. दैट इज वन मोर एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस डीबी. ओके, तो राइट डाउन दैट. ये लिख लिया फॉर्मूला. गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर in equation 1 can be found in dB by taking log to the base 10 and multiplying both sides by 20. तो इक्वेशन 1 अभी सबको पता है. ओके, तो इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड में क्या था? लेफ्ट साइड ए. सो उसका ऑब्वियसली ये वो सीधा है 20 log to the base 10 ए. राइट. राइट साइड पे भी मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड log to the base 10 लेना पड़ेगा. एंड राइट साइड में क्या था? A1 into A2 into A3 AN. So as we discussed, के log of m into n is equal to log m plus log n. So by using same formula, what will I get? 20 log to the base 10 a is equal to 20 तो रहेगा ही log to the base 10 a1 plus 20 log to the base 10 a2 plus 20 log to the base 10 a3 up to 20 log to the base 10 an.
And what is this nothing but? ये 20 log to the base 10 is nothing but A in dB, right? अगर A को हम dB में रिप्रेजेंट करेंगे मतलब वो यही है 8 dB. What is 20 log to the base 10 A1? It is A1 in dB, बराबर, प्लस A2 in dB, AN in dB. So this is our formula for n stage multiplier, n stage amplifier, and the gain of n stage amplifier जो dB में हम represent करते हैं. Now why dB? So let's write down that why gain is represented in dB. So first one, it permits gains to be added directly. तो हमने देखा कि हम A1 dB A2 dB को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. अगर A1 A2 को मल्टीप्लाई करना रहता सो मल्टीप्लिकेशन इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट देन एडिशन. Multiplication is also one form of addition only, but it is difficult than addition. Second, it permits us to denote both very small as well as very large quantities. जो हमने देखा log of 0.001 minus 3 and log of 99,000 something was about 5. तो सेम पेपर पे हम सेम ग्राफ पेपर पे हम इसका रिस्पॉन्स प्लॉट कर सकते हैं. थर्ड इज इट रिसेम्बल्स most to the human hearing response. So हमारी जो हियरिंग सिस्टम है वो हर्ट्ज में जो डिफरेंस होता है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती है. हमारी जो हियरिंग सिस्टम है इट इज मोर रिस्पॉन्सिव टू डीबी. इसीलिए वो जो गवर्नमेंट ने लिमिट डाला है 60 dB के ऊपर आवाज नहीं जानी चाहिए. बिकॉज हमारी जो ह्यूमन सिस्टम है साइकोलॉजिकल जो हम आवाज को जैसे महसूस करते हैं सो इट मोर रिसेम्बल्स वो ज्यादातर डीबी से मिलती जुलती है रादर देन हर्ट्ज. राइट.
ओके, सो अभी हम ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में बात कर रहे थे। एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर मतलब ऑब्वियसली आपको लगता होगा कि ये सीधा उठा के एक एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर से जोड़ दिया, मतलब जो हमने ये सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का जैसे ये डायग्राम देखा था, राइट। तो यहाँ पे ये वी आई दूसरे स्टेज का वी आई इधर आएगा, सिंपल ऐसे जुड़ जा सकता है ये, बट इट इज नॉट दैट सिंपल, बिकॉज जो इसका वर्किंग है, जो ये नेक्स्ट स्टेज का एम्पलीफायर है, उसका रेजिस्टेंस मतलब ये इसका उसका आर इन एंड इसका आर ओ ये मैच होने चाहिए, नहीं तो उसका जो वर्किंग है ये इसको अफेक्ट करेगा। इसका जो डीबी है A1, अगर ये स्टेज 1 है वो स्टेज 2 है, तो अगर वो बराबर से मैच करके हमने कनेक्ट नहीं किया तो योर A1 विल गेट अफेक्टेड, और फिर आप जो एक्चुअल ए एक्सपेक्ट कर रहे हो ओवरऑल सिस्टम का वो आपको नहीं मिलेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं कपलिंग, कि हम दो एम्पलीफायर्स को कपल कर रहे हैं। कपल कर रहे हैं मतलब जोड़ रहे हैं, ये दूसरे एम्पलीफायर को हम पहले एम्पलीफायर के साथ जोड़ रहे हैं, तो उसको कहते हैं कपलिंग। एंड कपलिंग के वेरियस मेथड्स आर अडॉप्टेड इन दी प्रैक्टिकल सर्किट्स। So what is coupling and how to do that? Write down that. How to couple two stages. How to couple two stages. तो कपल मीन्स कि कैसे हम एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कनेक्ट करें, नहीं तो कपल मतलब एक ही चीज आती है आंखों के सामने, नहीं। So, of course, some points are need to be considered. Write down that following points need to be considered. Loss of voltage occurs. Loss of voltage occurs when signal passes from one stage to the other. Should be minimum. Okay. Next is DC voltage. DC voltage at output of stage 1 should not be permitted to go to the input of stage 2. That is, biasing condition of next stage should not be disturbed. Due to the previous one.
due to the previous stage. ओके सो हमने कपलिंग कैपेसिटर लगाया था जिसके वजह से जो डीसी बायसिंग के लिए यूज किया था इट वाज नॉट कमिंग टू दी आउटपुट लेवल। ओके तो सेम चीज यहाँ पे बताई गई है। अभी अगर ये मल्टीपल स्टेजेस का एम्पलीफायर है, स्टेज 1 में हमने कपलिंग कैपेसिटर लगाना हम भूल गए या हमने नहीं लगाया, तो ये जो आउटपुट है कपलिंग कैपेसिटर अगर हम लगाना भूल गए या हमने उसको अवॉइड किया, तो यहाँ पे ये डीसी वोल्टेज आ रहा है वीसी, ये वीसी है, तो ये वीसी आउटपुट साइड पे भी रिफ्लेक्ट होगा। अब यही वीसी, ये ऑफ कोर्स ये एम्पलीफिकेशन तो होगा, बट जो आउटपुट में वोल्टेज आएगा दैट विल बी वीओ, एसी वोल्टेज वीओ प्लस डीसी वोल्टेज वीसी। अब यही हम देने वाले हैं नेक्स्ट स्टेज को। नेक्स्ट स्टेज का जो वी आई है उधर हम इसको कनेक्ट करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेज को हमने कुछ एक बाइसिंग करके रखा हुआ है। बाइसिंग मतलब उसका क्यू पॉइंट सेट किया है फॉर द एम्पलीफिकेशन, और बाइसिंग के लिए हमेशा डीसी वोल्टेज लगता है। तो अगर हम यहाँ से भी डीसी वोल्टेज उसको पास कर रहे हैं और ये भी कपलिंग कैपेसिटर हमने नहीं लगाया, नेक्स्ट स्टेज का बारे में बात कर रही हूँ, तो वो डीसी इसके बेस वोल्टेज तक पहुंच जाएगा, दैट वीसी वोल्टेज, और वो डीसी वोल्टेज इसका जो बायसिंग आपने किया था उसको डिस्टर्ब करेगा, तो इसका एम्पलीफिकेशन बराबर नहीं होगा। ओके तो डीसी वोल्टेज एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पास नहीं होना चाहिए, दैट इज अनदर क्राइटेरिया। नेक्स्ट, कपलिंग नेटवर्क। Coupling network forms a part of load impedance of preceding, और इसको लिख सकते हैं प्रीवियस स्टेज। मतलब क्या कि यहाँ पे जो आरओ बताया है, ये आरओ इज नथिंग बट द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज का जो लोड इम्पिडेंस है वो आपके पहले स्टेज का आउटपुट इम्पिडेंस। ओके एंड यहाँ पे आता है आपका इम्पिडेंस मैचिंग या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो आपने ईसीएन में पढ़ा है, कि अगर वो दोनों मैच होते हैं, वो आरओ ये मतलब ऑफ कोर्स इसका आर इन एंड द आउटपुट वो जो अगर मैच होते हैं तभी मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, अदरवाइज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं। ओके सो ये कपलिंग करने के देर आर 3 टाइप्स। वन इज दी आरसी कपलिंग, जैसे यहाँ पे ये दिखाया है रेजिस्टर कैपेसिटर कपलिंग, आरसी कपलिंग वो यही है। देन देर इज अ ट्रांसफॉर्मर कपलिंग एंड देर इज अ डायरेक्ट कपलिंग। ये 3 टाइप के कपलिंग हमारे सिलेबस में है विच विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आरसी कपलिंग मतलब इट इज सिंपली कि आप ये आरओ निकालो और उसके जगह पे आप ये कनेक्ट करो, दैट इज आरसी कपलिंग, resistor capacitor, resistor and capacitor. Okay, we'll discuss that in next lecture.